आप भवानी रेड्डी जी, डॉक्टर व्यास जी, श्यामला जी, निगम यादव जी, सामा राम मोहन जी और मीडिया के मित्रों, नमस्कार। आज जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में आज़ादी है, इस देश में हमें अधिकार है कि हम विविधता में एकता दिखाएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएं, क्योंकि वही हमारा संस्कार है, वही हमारा कल्चर है। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं? 10 साल पहले कहा था उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और अगर आपने लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सुना तो वो केवल कांग्रेस 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 करते हुए दिखाई दिए। क्या मतलब है? क्या फेलियर है? आप पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के अपने अचीवमेंट्स के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं। आपके नेता, हमारे नेता आज के राहुल गांधी जी, जो उसी राह पे चले हैं जो महात्मा गांधी ने दिखाया, जो हमारे आज के महात्मा हैं, और वो भी राहुल गांधी है। उनसे आप इतना डरते हैं कि आप जब खड़े होते हैं राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए, तो आप उनके भाषण पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको तो बताना है कि आपने क्या किया। आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने 10 साल पहले जुमले दिए थे, 5 साल पहले जुमलों को दोहराया था, याद है 2019 में भी उन्होंने यही कहा था, पिछले 70 साल में ये कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और कहा कि अगले 5 साल में हम ये काम। तो हम कहते रह गए, भाई पिछले 5 साल के अचीवमेंट्स तो बता दो, 2014 से 2019 क्या किया? नहीं पता। बोलते गए बंदे ट्रैफिक होता होता, आपने सुना ना वो मन की बात, उनके मन की बात, आपकी जन की बात वो सुनते नहीं, इसलिए वो बोलते रहे। और आज फिर मैं यहाँ आपके सामने, हम सब आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के बारे में नहीं कहा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा नए जुमले देंगे, और कहा 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अब तक से लेकर अब तक ये नहीं किया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में थे, और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूंगी, उसकी पुरानी की बात नहीं करूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार ने मुझे इतनी मुश्किल में डाला। उन्होंने कहा हम हर मुश्किल को पार करेंगे, हम हर उस चीज को करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर, उनको घर दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, ये कहा। और एक और बात मैं जरूर आपको याद कराना चाहती हूँ, मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? एक अकेला सब पे भारी, याद है ना? तो यही एक्शन था ना, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन अब ले रहे हैं वो सबको बारी बारी, एनडीए की बातें करने लग गए हैं। पहले से लोग कह रहे थे बीजेपी अकेले ही चलेगी, जेपी नड्डा ने कहा छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि हमको तो सबको साथ देना है। क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग इनसे परेशान हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू हुई मणिपुर में, तो रास्ते में बाधा, उसके बाद आपने देखा बिहार पहुंचते पहुंचते बिहार में सरकार गिराई। इसलिए राहुल गांधी जी के रास्ते में वो बाधाएं लाएंगे, मगर जो कहता था ना एक अकेला सब पे भारी, वो आज डर गया है राहुल गांधी से। और उनके अंदर जो मानसिकता उनकी है, जो उनके अंदर नफरत भरी हुई है, वो बाहर आ रही है जब वो उनको अपशब्द कहते हैं जो अब दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपको तो उन्होंने जो स्कूल दिए थे उनमें आप पढ़ जाते तो आप इंजीनियर भी बन सकते थे, आप पॉलिटिशियन बने, आप पॉलिटिशियन भी बहुत पढ़े लिखे बन सकते थे। इनकी तो डिग्री के बारे में नहीं पता। क्यों? डिग्री देखी क्या किसी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर नेता की डिग्री आपको myneta.com पे जाएंगे ना, तो हर नेता जो चुनाव लड़ता उसकी भी डिग्री आती है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखी है आपने? उन्होंने भी तो चुनाव लड़ा ना, वो भी तो विधायक थे, उनकी डिग्री देखी? वो भी तो आप सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन है, देखिए आपने डिग्री? myneta.com पे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आज अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना चाहिए था, तो मैं केवल ये कहूंगी कि जिन बातों पे उन्हें कहना
बोलना चाहिए था वो कर नहीं पाए, और हम उनके वंशज हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मोदी जी के पूर्वज आरएसएस वाले क्या कर रहे थे, हिंदू महासभा के साथ थे और कह रहे थे अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अगर अंग्रेजों को हमने ना निकाला होता ना, हमारे पूर्वजों ने ना निकाला होता, तो आज हम आजाद नहीं होते। हमने उन्हें निकाला, इसलिए आज आप और मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मगर मोदी जी से ये जानना है कि जो बेरोजगारी है वो कोरोना के पहले ही 35 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 इयर्स के सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच गई। कैसे? जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करूं तो बेरोजगारी दर 2.2% थी। मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ, 2.2% मात्र, और इनका 45 साल का हाई हो चुका है कोरोना के पहले। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 5.6% पर ले आई है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे पूरी दुनिया में रिसेशन था, लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा था। विदेशों में रहने वाले हमारे युवा नौकरी छोड़ के या नौकरी से निकाले जाने के बाद भारत वापस आ रहे थे, और तब भी हमारी जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी तब 8.13% थी। नौकरियों का भी ध्यान, जीडीपी का भी ध्यान, ये किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इन्होंने 5.6% के निचले स्तर पर जीडीपी ग्रोथ को लेकर, ये इनका आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आपको याद कराती हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बैठे एक बुलक कार्ट पे, एक बैलगाड़ी पर, और गए थे संसद। जानते क्यों गए थे? इसलिए गए थे क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हम कंप्यूटर्स ला रहे हैं। अभी आईटी की बात नहीं हो रही थी, ये वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, कंप्यूटर ला रहे। और भाजपा के सारे नेता हाय तौबा मचा रहे थे कि अरे हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके यहाँ के मोदी जी ने उसका मिसयूज भरपूर किया, लेकिन डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन था, जो राजीव गांधी जी ने रखा, जिसको आगे बढ़ाया पीवी नरसिम्हा राव जी ने, या जिसको और आगे बढ़ाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्हीं के कारण आधार किसके समय पे आया था? आधार आया था यूपीए की सरकार के समय पर। जो फाउंडेशन था उसी की वजह से डीबीटी ट्रांसफर आज हो पा रहे हैं। डीबीटी का फाउंडेशन रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उसके अलावा अगर हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, जो चेंजेस थे वो तो पहले ही आने लग गए थे, तो ये कौन सी नई नई बातें करते हैं? ये यही जाने। सच्चाई है कि डिजिटल इंडिया आज है क्योंकि राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी ने हर परिस्थिति में प्रण लिया था कि हमारे युवाओं को कंप्यूटर्स लाके देंगे, टेक्नोलॉजी लाके देंगे, और तभी ये देश आज आईटी इंडस्ट्री में इतना आगे है। हम हैदराबाद में आईटी कहां पहुंच गया है आप जानते हैं। इसका कारण मोदी जी नहीं है, इसका कारण राजीव गांधी जी हैं, और जो उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। एक और आंकड़ा दे देती हूँ। मोदी जी बजट लेके आए, आप देखिएगा बजट पे उन्होंने कहा है, सब अखबारों में मैं देख रही थी कल परसों, कि जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो एक्सपेंडिचर कितना है, जो बजट किया है उससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आमदनी है 10 रुपए तो खर्चा 13 रुपए कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई साहब? बहन जी ये तो बताइए, मैं बताती। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कर दिया है। यानी कि डीआरडीओ है ना, पूरे देश में डीआरडीओ, क्या उसको भी बेचने की कोशिश हो रही है? क्योंकि उसकी लैबोरेटरीज तो बंद करी जा रही है, वहां पे लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि आप पीएसयूज को बेच के, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था, द आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारत के लोगों को नौकरियां मिलेगी पीएसयूज में, उन पीएसयूज को बनाने में पैसा लगा, उन पैसे से जो पैसा आया वो देश के लिए लगा, और अब वो अपने दोस्तों को बेचकर उस पैसे का
अपने लिए जेट खरीदने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए महल बनाने के लिए खरीद रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी। अगर बात करें सरकारी नौकरियों की, देखते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स कहाँ हैं। एक तो आप जानते हैं कि इन्होंने पेंशन स्कीम खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आई तो दोनों जगह पे हम क्या लेकर आए, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, क्योंकि यही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डिमांड थी। इन्होंने बंद कर दिया और अब नौकरियां भी नहीं दे रहे, क्योंकि 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट है, 30 लाख। और इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर असर हो रहा है? जो एससीज है, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से जिन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं वो मिल रही है, लेकिन जो 30 लाख खाली पड़े हैं उनको भर नहीं रहे, और जिनको ले रहे हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को प्रोपोर्शनेटली नहीं लिया जा रहा है। ये है दुर्भाग्य देश का। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं गरीब घर का ओबीसी हूँ, लेकिन आपको याद करा दूं, उनकी जो कम्युनिटी है ओबीसी की, वो तब ओबीसी की लिस्ट में आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पर फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, इसका स्वागत है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी और रेवंत रेड्डी जी ने कहा है कि कास्ट सेंसस तेलंगाना में भी होगा, कर्नाटका में भी होगा, तो मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने कहा मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता, मैं अमीर और गरीब की जाति में विश्वास करता हूँ, यानी कि मैं अडानी और अपने बारे में सोचता हूँ और गरीबों को देखता हूँ। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि गरीबों के लिए आप कर क्या रहे हैं ये तो बता देते। लेकिन अब क्या कहते हैं वो, कल भी बोला राज्यसभा में, उसके पहले लोकसभा में, कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। उनके लिए एक दिन मैं सबसे अंतर्यामी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सब जगह मौजूद हूँ, ओमनीसेंट हूँ, ओमनीप्रेजेंट हूँ, ओमनीसेंट। लेकिन आप कैसे बनते हैं महान? आप जब शिक्षा पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो मोदी जी के स्कूल है एकलव्य स्कूल। भाई उनका एक काम है, एकलव्य की उंगली काट दो, और वो भी जिस हाथ से वो लिखता है, सीधे हाथ से लिखते हैं तो इसकी काट दो, इस हाथ से लिखते हैं तो इसकी काट दो। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर्स की इतनी बुरी शॉर्टेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। 70% जो टीचर है वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। आप खुद सोचिए ना, हम सब तो स्कूल में पढ़े, क्या करें, मोदी जी तो मतलब वो टाई पहनकर चाय बेचते थे, वो कहते हैं, मगर पढ़ाई लिखाई मुझे लगता है कि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं आज वो किसी टीचर ने तो सिखाया होगा। घर में माँ होती है और बाहर टीचर होती है, तो उनको मेरा सलाम है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो टीचर्स है, अगर आप बताइए कि आपका एक टीचर आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 महीने के लिए और फिर वो छोड़ के चला जाता है, तो दूसरा टीचर आएगा, आपको दोबारा से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो बच्चों की एजुकेशन पे क्या असर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के आने के बाद हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें तो हमें महंगी मिलेगी, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारे लोग जो है वो मजबूत होंगे। मोदी जी बता दें कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, कि हमारे लोगों को बाहर की चीजें खरीदनी पड़ रही है, मेड इन इंडिया क्यों नहीं हो रही है? जैसे टेलीफोन है, मेड इन इंडिया बोलते हैं, अंदर का माल जो है वो सारा मेड इन चाइना हो जाता है। ये क्या है भाई? और अगर उनकी बात हम करते हैं डेटा के, तो NSSO डेटा नहीं है और हमें निर्भर करना पड़ता है CMIE डेटा पर। सेंसस 2021 नहीं हुआ और हर व्यक्ति इस कमरे में जो बैठा है, इतनी उम्र है कि उन्होंने 1 या 2 सेंसस तो हर हालत में देखे होंगे, मगर 2011 के बाद एक सेंसस नहीं देखा। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि आप भाषण किसके ऊपर दे रहे थे, कांग्रेसी नेताओं पे दे रहे थे, या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी सरकार ने पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में क्या किया। मगर मोदी जी ने बताया कि अगले 5 साल में ये करेंगे, मगर पिछले 5-10 साल का रिपोर्ट नहीं दी, पिछले 5-10 साल की जिम्मेदारी नहीं ली। और आज युवा बेरोजगार है और न्याय की मांग है, न्याय की गुहार जो लगा रहा है उसके लिए चल रहे हैं राहुल गांधी।
और मोदी जी ने कहा था कि आलसी कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये एक और बड़ा झूठ कहा। उनके अपने बड़े पोते राहुल गांधी आज देश में चल रहे हैं। उन्होंने पहले कन्याकुमारी से सीधे कश्मीर तक चलकर दिखाया, आज मणिपुर से पूरा महाराष्ट्र तक वो चल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि न्याय चाहिए। न्याय महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए और हम सबकी, आप सबकी समान भागीदारी के लिए। ये फर्क है नरेंद्र मोदी में और हमारे नेता राहुल गांधी में। नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा आपने देख लिया है, मगर हम चाहते हैं जवाब उन मुद्दों पर जो हमने आज जिन पर किए हैं सवाल। धन्यवाद।